बंगाल, जहां सत्ता सिर्फ सरकार नहीं होती बल्कि एक पहचान होती है, एक परंपरा होती है। वो इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल में 15 सालों से एक ही परंपरा बरकरार रही है। वो है तृणमूल कांग्रेस की सरकार और ममता दीदी का राज। लेकिन साल 2026 में इस परंपरा को सबसे बड़ी चुनौती मिली और 15 सालों की परंपरा टूट गई। आखिरकार साल 2026 में बीजेपी ने बंगाल में अपनी सरकार बनाई, ममता दीदी के मां माटी मानुष के नारे को चुनौती दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोनार बांग्ला का सपना पूरा हुआ। लेकिन ये इतना बड़ा उलटफेर, बंगाल की राजनीति में इतना बड़ा भूचाल आया कैसे? ममता दीदी का वो किला, वो गढ़ जिसे अटूट और अजय माना जाता था, वो आखिरकार दरका कैसे? नमस्कार, मैं हूं जयश्रिका और आज हम जानेंगे कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति ने बंगाल की सियासत को पूरा गणित बदल दिया। कैसे बीजेपी ने 15 साल पुरानी सत्ता को चुनौती दी, किन मुद्दों पर लड़ी गई ये लड़ाई जो आज सत्ता बदलने की दहलीज तक पहुंच गई। बंगाल में ये सिर्फ चुनाव नहीं थे बल्कि एक सियासी युद्ध था जिसके फैसले ने पूरे देश की राजनीति को नई दिशा दी है। पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से बेहद दिलचस्प और वैचारिक रही है। आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में यहाँ कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन 1977 में एक बड़ा बदलाव आया जब लेफ्ट फ्रंट ने सत्ता संभाली। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेतृत्व में लेफ्ट फ्रंट ने लगातार 34 सालों तक यानी 1977 से 2011 तक बंगाल पर शासन किया, जो भारतीय राजनीति के इतिहास में सबसे लंबा शासन माना जाता है। इसके बाद 2011 में एक और बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ जब ममता बनर्जी के नेतृत्व में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने लेफ्ट के किले को ध्वस्त कर दिया। तब से लेकर 2026 तक लगातार टीएमसी की सरकार बंगाल में बनी रही, लेकिन अब 2026 में बीजेपी ने इतिहास बदल दिया और 74 साल में पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी, जिससे एक बार फिर बंगाल की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी नजर आ रही है। बंगाल में बीजेपी ने 206 सीटें जीती और टीएमसी 77 सीटों पर ही रह गई। अमित शाह के 3 प्रण थे कि दिल्ली, बिहार और बंगाल में भी बीजेपी की सरकार हो, क्योंकि ये चुनावी मायनों से मुश्किल राज्य माने गए थे। लेकिन अमित शाह ने अपनी सूझबूझ से दिल्ली और बिहार में तो बीजेपी की सरकार बनाई, लेकिन जो सबसे मुश्किल था वो था पश्चिम बंगाल। लेकिन उसमें भी शाह की रणनीति काम आई और बीजेपी अपनी सरकार बनाने में सफल हुई। इससे 15 साल का ममता बनर्जी का घमंड तो टूटा ही और पीएम मोदी के नेतृत्व में 15 साल बाद बंगाल में एक नई लहर आई। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा। अमित शाह की रणनीति और ग्राउंड वर्क ने बाजी एकदम ही पलट दी और बीजेपी ने अपना एक और सपना पूरा कर लिया। भारत में पश्चिम बंगाल सबसे मुश्किल चुनावी राज्यों में से एक है, इसलिए सभी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर कैसे बीजेपी ने अपनी जीत वहां संभव की। इसके कई फैक्टर्स हैं, जिनमें से पहला फैक्टर है एंटी इनकम्बेंसी। 15 साल की सत्ता के बाद बंगाल के कुछ इलाकों में बदलाव की मांग बढ़ी, क्योंकि वहां 15 सालों से लगातार टीएमसी की ही सरकार है और टीएमसी की सरकार के खिलाफ कुछ इलाकों में नाराजगी की बात भी सामने आई थी। और दीदी की सत्ता में बंगाल में ऐसे कई मुद्दे थे जिन्हें बीजेपी ने हाईलाइट किया और जनता के सामने लेकर भी आए। इससे बंगाल की जनता में बदलाव की चाह बढ़ी। इसका दूसरा फैक्टर है हाई वोटर टर्नआउट। रिकॉर्ड वोटिंग ने ये दिखाया कि जनता इस बार फैसला बदलने के मूड में थी। वहीं तीसरा फैक्टर है क्लोज कॉन्टेस्ट रियलिटी, जिसका मतलब ये है कि इस बार मुकाबला सिर्फ एक तरफा नहीं था बल्कि हर सीट पर सीधा टकराव था। वहीं चौथा फैक्टर है स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पुश, यानी बीजेपी ने पहली बार खुद को मुख्य चुनौती के रूप में स्थापित किया और यही वो बेस था जिसने 15 साल पुराने किले को हिला दिया। अब जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर बीजेपी ने बंगाल में ये बढ़त कैसे बनाई, क्या स्ट्रेटेजी रही बीजेपी की। तो ये किसी एक दिन की कहानी नहीं है, ये एक लंबी रणनीति का परिणाम है जिसमें सबसे अहम हाथ रहा चाणक्य यानी अमित शाह का। लगभग 15 दिनों तक
अमित शाह ममता दीदी के गढ़ बंगाल में रहे और वहीं रहकर उन्होंने दीदी को हराने की रणनीति तैयार की। बीजेपी की एक स्ट्रेटेजी है जिससे उन्होंने कई राज्यों में जीत हासिल करी, वो है चुनाव किसी चेहरे पर नहीं बल्कि असल मुद्दों के बल पर लड़ा जाए। मुद्दों की बात तो हम करेंगे ही, फिलहाल जान लेते हैं कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी क्या रही, जिसमें सबसे पहले आती है कि बीजेपी ने बंगाल में चुनाव को सिर्फ रैलियों तक सीमित नहीं रखा बल्कि इसे ग्राउंड लेवल मूवमेंट बना दिया। हर बूथ, हर गली, हर गांव तक पहुंचने की कोशिश की गई। कार्यकर्ताओं को इस तरह डिप्लॉय किया गया कि कोई भी वोटर अनरीचेबल ना रहे, जिसका एक साफ उदाहरण पूरे देश ने देखा कि जब पीएम मोदी ने बंगाल के झाड़ग्राम में एक दुकान पर रुके और वहां उन्होंने झालमुड़ी खाई, जिससे चुनावी मैसेज ये था कि प्रधानमंत्री मोदी बंगाल के आम आदमी के खान पान और कल्चर से जुड़ाव रखते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने उन पर बाहरी होने का आरोप लगाया था। यानी बीजेपी ने चुनाव को टॉप लेवल कैंपेन से नीचे लाकर ग्रास रूट्स बैटल में बदल दिया और पीएम मोदी का ये एक्शन जीत की एक बड़ी वजह साबित हुई। वहीं दूसरी बड़ी स्ट्रेटेजी थी सेंट्रल लीडरशिप का एग्रेसिव इन्वॉल्वमेंट। बंगाल में चुनावी रैलियों के लिए बीजेपी के बड़े चेहरे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैदान में उतरे। नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों में सीधे बंगाल की जनता से संवाद किया। उनके भाषणों में डेवलपमेंट का विजन था और एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का भरोसा भी था। वहीं अमित शाह ने माइक्रो मैनेजमेंट पर फोकस किया। सीट बाय सीट प्लानिंग, कास्ट इक्वेशंस, लोकल इश्यूज, हर चीज को डीपली एनालाइज किया गया। इस कॉम्बिनेशन ने कैंपेन को ऊपर से नीचे तक मजबूत बना दिया। तीसरी स्ट्रेटेजी रही ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। बीजेपी पहले बंगाल में उतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में उन्होंने अपने कैडर को तेजी से एक्सपेंड किया। नए लीडर्स को सामने लाया गया और लोकल फेसेस को प्रमोट किया गया, जिससे उन्होंने धीरे धीरे अपनी आउटसाइडर वाली छवि को कमजोर किया। यानी पार्टी ने सिर्फ चुनाव नहीं लड़ा बल्कि अपनी जड़ें भी मजबूत की। अब बात करते हैं उन मुद्दों की जिन पर बीजेपी ने इस चुनाव में अपनी जीत निश्चित की, जिसमें सबसे पहला और बड़ा मुद्दा था परिवर्तन यानी बदलाव का नैरेटिव। बीजेपी ने लगातार ये मैसेज दिया कि टीएमसी की सरकार के लिए 15 साल काफ़ी है, अब बंगाल को नई दिशा चाहिए। ये सिर्फ राजनीतिक लाइन नहीं थी बल्कि एक साइकोलॉजिकल पुश भी था, जिसने वोटर्स के माइंडसेट को प्रभावित किया। वहीं दूसरा बड़ा मुद्दा था कानून व्यवस्था और सुरक्षा। बीजेपी ने बार बार ये सवाल उठाया कि क्या आम आदमी सुरक्षित है, क्या राजनीतिक हिंसा पर रोक लगी है। इन सवालों को कैंपेन का केंद्र बनाया गया, जिससे ग्राउंड पर डिस्कशन शिफ्ट हुआ, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बंगाल में एक ऐसा मुद्दा था जिसे पूरा देश जानता था। बंगाल में होती गुंडागर्दी जनता की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती थी, जहां महिलाएं तो सुरक्षित बिल्कुल ही नहीं थी। वहीं तीसरा मुद्दा था भ्रष्टाचार का। बीजेपी ने भ्रष्टाचार के कई मामलों को हाईलाइट किया और इसे सीधा जनता के सामने रखा। उन्होंने ये नैरेटिव बनाया कि सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए बदलाव जरूरी है। वहीं चौथा मुद्दा है विकास और सोनार बांग्ला का विजन। नरेंद्र मोदी को विकास पुरुष भी कहा जाता है, क्योंकि वो जिस भी राज्य में अपनी सरकार बनाते हैं वहाँ वो विकास का सपना जरूर देखते हैं। वैसे ही उन्होंने डेवलपमेंट मॉडल को बंगाल में भी लागू करने की बात की और जॉब्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, इन सभी को फ्यूचर प्रॉमिस के तौर पर पेश किया। पांचवा मुद्दा है महिला वोटर्स पर फोकस। बीजेपी ने महिलाओं के लिए डायरेक्ट स्कीम्स और सेफ्टी का मुद्दा उठाया। उनके कैंपेन में विमेन आउटरीच साफ दिखाई दिया, जिसका असर वोटिंग पैटर्न पर भी पड़ा। छठा मुद्दा रहा आइडेंटिटी और इमोशनल कनेक्ट का। बीजेपी ने चुनाव को सिर्फ स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं रखा बल्कि इसे आइडेंटिटी और प्राइड के साथ भी जोड़ा, जिससे कैंपेन सिर्फ पॉलिटिकल नहीं रहा बल्कि इमोशनल भी बन गया। इसके अलावा घुसपैठ और सुरक्षा का मुद्दा भी एक सबसे बड़ा माना जाता है, क्योंकि ममता सरकार में बॉर्डर से आ रहे बांग्लादेशियों को बंगाल में सहारा दिया जाता था, जो कि सेफ्टी और बॉर्डर सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा सवाल बनता था। इन सब कुछ कारणों से बीजेपी ने बंगाल में एसआईआर भी करवाया, जो बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हुआ। साथ ही 2021 के बंगाल चुनाव में 140 से अधिक सीटों पर जीत का अंतर 1000 से 5000 के बीच था। कई सीटों पर इसका अंतर ज़्यादा भी बताया गया।
बंगाल में बीजेपी की बढ़त किसी एक वजह का नतीजा नहीं है। ये स्ट्रेटेजी, लीडरशिप, नैरेटिव और ग्राउंड कनेक्ट, इन सब का मिला जुला असर है जिसने 15 साल पुरानी सत्ता को चुनौती दी। तो अब देश के अधिकतम राज्यों में भगवा लहरा रहा है। मौजूदा वक्त में देश के 21 राज्यों में एनडीए की सरकार और 10 राज्यों में अकेले भाजपा बहुमत में है, जबकि 11 राज्यों में सहयोगी दलों के साथ सरकार में है। तो बंगाल की धरती पर जो सियासी कहानी लिखी गई वो सिर्फ एक राज्य की नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। 15 साल बाद ममता दीदी की सरकार बनना और 74 साल में पहली बार बीजेपी का आना, बंगाल में भाजपा ने बिना चेहरे के चुनाव लड़ा। इसलिए अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर कौन बनेगा बंगाल का मुख्यमंत्री? क्या पार्टी किसी महिला चेहरे को मुख्यमंत्री पद पर ला सकती है? क्या अब बंगाल की दशा बिल्कुल बदल जाएगी? अब कोलकाता में भगवा लहरा रहा है, तो क्या बीजेपी के आने के बाद बंगाल की जनता जिन मुद्दों पर परेशान थी वो सभी मुद्दे सही हो जाएंगे? देखना अब ये है कि बीजेपी की सरकार बंगाल में क्या कमाल करती है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और देखते रहिए भारत 24।